गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने फेडरल सिस्टम में जो हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम था उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोगों ने ये देखना स्टार्ट किया था। फर्स्ट फेज में हमने बताया था कि इंडिया में कांग्रेस सिस्टम काम करता था। कांग्रेस सिस्टम में वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम यहाँ पर देखा जाता था, जहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों जगहों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और इसलिए कोई भी अगर डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते थे तो पार्टी फोरम पर ही डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाता था। यह वह दौर था जब फंक्शनल कोऑपरेशन सेंटर और स्टेट के बीच में दिखाई देता था, कि जहां पर यह देखा जाता था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट एक सेंस वहां पे निकल के आता था। ये ऐसा दौर था जब हमारे पार्टी सिस्टम में इंटरनल डेमोक्रेसी ज़्यादा देखी जाती थी। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जहां विद इन पार्टी जो भी पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो रही है वो कोई हाई कमांड जो है वहां पर हाई कमांड के थ्रू जो है डायरेक्टेड नहीं है, बल्कि वहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन मेकिंग में सभी लोगों की वॉइस जो है ली जाती थी। इवन जो वॉइस ऑफ डिसेंट होता था उसको भी सुना जाता था। और कांग्रेस के फोरम पर ही देखा जाता था कि कई बार कांग्रेस की पॉलिसी का कांग्रेस के लीडर ने ही काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया, और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, बल्कि उनकी बातों को कंसीडर किया जाता था। तो ये बड़ा हेल्दी एक डेमोक्रेटिक कल्चर शुरुआती दौर में हमारे यहाँ 1952 से 67 के बीच में देखा गया था। तो इस दौर में हमने कहा कि यहाँ पर जो है वह सेंटर और स्टेट के बीच का कोऑपरेशन देखने को मिलता था, और उसका वजह हमने बताया कि वहाँ पर इस तरीके का पार्टी सिस्टम था। लेकिन 67 के बाद जब इंदिरा जी का गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके पीछे बहुत से रीज़न भी होते हैं। जब कोई नया चेंज आता है तो नया चेंज आने का एक तो वजह यह था कि जो आइडियलिस्टिक पॉलिटिक्स थी फर्स्ट फेज की, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगी, डिग्रेड करने लगी। आदर्शवादी राजनीति अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे लीडर हुआ करते थे वो नेशनल मूवमेंट से निकले हुए लीडर थे, तो इस वजह से नेचुरली वहाँ पर जो है मोरालिटी, एथिक्स, ये सब बहुत मायने रखता था। लेकिन सेकंड फेज तक आते आते अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो हावी होता गया, डोमिनेट करता गया हमारे पार्टी सिस्टम में। और यहाँ पर यह देखा गया कि पावर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया, और यहाँ पर जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज़्यादा देखा जाने लगा। यहाँ पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जाने लगा। हर एक पार्टी जो है आपस में कंपटीशन कर रही थी पावर पाने के लिए, और इस वजह से इस दौर में यह देखा गया कि यहाँ पर इंटरनल जो डेमोक्रेसी है पार्टी के भीतर वो भी कमज़ोर होनी स्टार्ट हो गई। कांग्रेस में ही देखा गया हाई कमान पॉलिटिक्स वहाँ पर स्टार्ट हो चुका था। जो हाई कमान कहता था, इंदिरा जी कहती थी, उनके दो चार और जो मेन जो है मिनिस्टर्स होते थे जो कहते थे वही बातें सुनी जाती थी, मानी जाती थी। यह वह दौर था जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करना शुरू कर दिया था, जहां गवर्नर का रोल बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया था, जहां प्लानिंग कमीशन का रोल बड़ा डिस्प्यूटेड हो गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, इन सब का रोल बड़ा डिस्प्यूटेड सा हो गया था। तो इन सब वजहों से यह दौर में यह देखा गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक तरीके का कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आया। कई स्टेट में यह भी देखा गया सेपरेटिस्ट टेंडेंसी या डिसइंटीग्रेशन वाली टेंडेंसीज भी देखी गई, और उन्होंने पूरे फेडरल सिस्टम को ही ओवरऑल चेंज करने की बात या डिमांड करना शुरू कर दिया। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन हो या पश्चिम बंगाल का गवर्नमेंट का मेमोरेंडम हो, दोनों में एक्सट्रीम डिमांड की गई थी कि यहाँ पर सारा पावर स्टेट को दे दिया जाए और यूनियन गवर्नमेंट केवल कुछ मामलों तक ही अपने को कन्फाइंड रखे। तो इस तरीके का नया ट्रेंड यहाँ पर सेकंड फेज में आ चुका था, जो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी यूनिटी को, इंटीग्रिटी को कमजोर करता हुआ दिखाई दे रहा था। यह वह दौर था जिसे हम सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं, कि जहां पर जो पूरा का पूरा पावर था वो इंक्लाइंड हो चुका था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो ये भी हमारे यहाँ एक फेज यहाँ पर देखा गया। फिर हम लोगों ने थर्ड फेज की बात करनी शुरू की, और थर्ड फेज में कल हमने कहा कि जो सबसे बड़ा चेंज आया 90 के बाद वो देखा गया कि यहाँ पर रीजनल पार्टी जो हैं उनका इमरजेंस होता है, और रीजनल पार्टी के इमरजेंस की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका पावर शेयरिंग जो है स्टार्ट हो जाता है। यानी सेंट्रल यूनियन में जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वहाँ पर रीजनल पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ये वही रीजनल पार्टी है जो स्टेट ऑटोनॉमी की डिमांड करती थी, जो यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी, और जहां पर कन्फ्लिक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में देखने को मिलता था। लेकिन चूंकि अब खुद ये गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो इनकी जो एक्सट्रीमिस्ट वॉइस थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है, और साथ ही साथ ये इनके जो एस्पिरेशंस थे, इनकी बातें थी, वो अब यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पर सुनी जाने लगी, क्योंकि खुद ही जब ये उस गवर्नमेंट के पार्ट हैं तो इनके लिए अपनी बातों को वहां कन्विंस कराना अब उतना मुश्किल नहीं रहा।
दूसरी ओर हमने कहा कि इन्होंने जो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म यहीं से स्टार्ट होता है, जहां पर रीजनल पार्टी जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा होती हैं वो अपने लिए अधिक फैसिलिटीज, अपने लिए अधिक अपॉर्चुनिटी, अपने लिए अधिक रिसोर्सेस की डिमांड करनी शुरू कर देती हैं। तो ये भी एक दौर यहाँ पर सेकेंड फेज में देखने को मिलता है। अब जो हम लोगों को देखना है कि इसी दौर में कुछ और यहाँ पर चीजें जो देखी गई थी उन पर भी हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। तो हमने कहा कि इस दौर में जो है केंद्र और राज्य के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कम होना स्टार्ट हो गया था। तो यहां पर केंद्र और राज्य के संबंधों में विरोध के स्वर अब जो हैं कम हो चुके थे। इसकी कुछ और वजहें थी, उनको भी थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। यहां पर यह देखा गया कि शुरुआत में जब एलपीजी आया, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो एलपीजी के समय में फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे एफडीआई, तो एफडीआई का शुरुआत में विरोध जो है, एफडीआई का विरोध जो है यहां पर स्टेट ने किया। स्टेट का कहना था कि भाई हमारे लोकल इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएंगी अगर बाहर की कंपनियां आएंगी। लेकिन बाद में स्टेट को ये लगने लगा कि एफडीआई अगर आएगा तो यहाँ पर ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, ज़्यादा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बेहतर टेक्नोलॉजी आएंगी। बाद में उन लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर जो है बाद में इन्होंने ही जो है एफडीआई का स्वागत करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर यह भी एक चीज़ देखा गया कि आज जो है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आज जो है खुद जो है यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट से कहती हैं कि आप फॉरेन कंपनी से आप नेगोशिएट कीजिए, आप उनको हमारे यहाँ पर आने का मौका दीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर शुरू हो चुकी थी। लेकिन इसी दौर में एक और चीज़ यहाँ पर देखी जाती है कि स्टेट जो है उन्होंने रिसोर्स फेडरलिज्म की मांग कर दी। यहाँ पर संसाधनीय जो है संघवाद सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना, यानी रिसोर्स फेडरलिज्म जो है वो एक सबसे बड़े मुद्दे के रूप में आया। रिसोर्स फेडरलिज्म इसलिए यहां पर बोला जाने लगा क्योंकि स्टेट का कहना था चलो सब कुछ ठीक है लेकिन हमारे हिस्से में रिसोर्सेस कम है, हमारे हिस्से में पैसे कम हैं। इसी को फिजिकल फेडरलिज्म भी कहते हैं। जो हमने बात किया हुआ था कि यहां पर जो है फिजिकल फेडरलिज्म की इन्होंने डिमांड करनी शुरू कर दी, राजकोषीय संघवाद कि जो फिजिकल इम्बैलेंसेस हैं, जो वित्तीय असंतुलन है यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में, वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर केंद्र के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और उसका वो शेयर जो है वहाँ पर राज्यों को नहीं मिल रहा है। जैसे मिनरल्स वगैरह पर वहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम जो है जो उनके पास स्टिक था वो सारा का सारा जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास था। चूंकि टैक्स रेवेन्यू के डिवोल्यूशन की बात तो की गई थी, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आता है उसके डिवोल्यूशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। और वो ग्रांट इन एड के माध्यम से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो दे, चाहे तो न दे। तो इस पर भी बात चलने लगी कि हमें अब जो है पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए। हमें चाहिए कि केवल टैक्स रेवेन्यू नहीं बल्कि रिसोर्स जो है शेयरिंग यहाँ पर होना चाहिए, संसाधनों की हिस्सेदारी, साझेदारी होनी चाहिए। ये भी बात शुरू हुई। तो यानी यहां एक तरफ विरोध के स्वर कम हो रहे थे, बार्गेनिंग फेडरलिज्म चल रहा था, दूसरी तरफ रिसोर्स और फिजिकल फेडरलिज्म की टेंडेंसी भी देखी जा रही थी। अब आइए जो वर्तमान सरकार है वहां पर हम देखते हैं कि क्या स्थिति चल रही है। यानी जो फोर्थ फेज है यहां पर आज के अगर समय को आफ्टर 2014 अगर हम यहां पर देखें तो हम इसे किस रूप में देखते हैं, क्या क्या यहां पर नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। 2014 के बाद जो सबसे बड़ा घटनाक्रम यहां पर हमारे यहां घटा, यूनियन में जो है यूनियन गवर्नमेंट में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहां पर देखी जाती है। यानी सेंटर में जो है एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहां पर जो है वह देखी जाती है बहुत समय के बाद। क्योंकि 90 के बाद से ही हमारे यहां पर यह देखा जाता है कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कोलिएशन पॉलिटिक्स चल रही होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वह पूरी तरीके से जो है यहां पर यह नहीं देखा जाता है कि मेजॉरिटी आ रही हो। देखिए अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है वहाँ मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट नहीं है तो उसको कई तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जो हमारे पुराने एक्सपीरियंस कहते हैं
कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट रही है उसको करना पड़ता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज जो है पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। जैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो वहां पर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो कांग्रेस के लिए अपने अलाई पार्टियों को साथ मिलकर सरकार बनानी थी और अलाई पार्टियों को खुश रखना था। अगर वो वहां से अलग हो जाते तो सरकार गिर जाती। तो ये सब प्रेशर रहता है। इसी वजह से कई ऐसे इंसिडेंट देखे गए जहां पर गवर्नमेंट बहुत कमजोर दिखाई दी। जैसे श्रीलंका का मुद्दा आया। श्रीलंका में जब तमिल का जो है वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ और तमिलों को, लिट्टे को वहां पर खत्म किया श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने, तो बोला गया था कि श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट का बड़े लेवल पर वायलेशन किया, इसमें कहीं कोई डाउट भी नहीं था। भारत सरकार उस वक्त एक डायलेमा में आ गई, क्योंकि इसी वक्त जो है एक दूसरा बड़ा मुद्दा आ गया कि चाइना जो है वो श्रीलंका के नजदीक आने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन के मुद्दे पर पूरी दुनिया श्रीलंका के खिलाफ हो चुकी थी। भारत के ऊपर प्रेशर था। अगर भारत श्रीलंका का साथ न देता तो श्रीलंका चीन के नजदीक जाता, और भारत अगर श्रीलंका का साथ देता तो इथिकल ग्राउंड पर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मुद्दे थे उनसे इंडिया का जो है कंप्रोमाइज होता। तो इंडिया के सामने बड़ा डायलेमा, स्ट्रेटेजिक डायलेमा, इथिकल डायलेमा, दोनों तरीके का डायलेमा उस वक्त वहां पर था। इस वक्त देखा यह गया कि तमिल जो पार्टियां थी वो भारत सरकार से चाहती थी श्रीलंका से किसी तरीके का कोई रिलेशन वहां पर न रखे, और चूंकि डीएमके वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा थी और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा थी, अगर वो निकल जाती तो सरकार गिर जाती। तो इस वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा था। 2011 के समय एक कॉमनवेल्थ नेशंस का एक प्रोग्राम वह वहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था श्रीलंका में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को वहां तो जाना ही जाना था। यह कॉमनवेल्थ नेशन का प्रोग्राम था, भले ही श्रीलंका में हो रहा था, लेकिन तमिल पार्टी का कहना था कि श्रीलंकन लैंड में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को जाना ही नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ा प्रेशर वहां पर था। और जब भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं नहीं हमको तो जाना है, उन्होंने शेड्यूल कर लिया कि नहीं हमको जाना है श्रीलंका में, वो केवल से हम यहाँ श्रीलंकाई गवर्नमेंट का स्टैंड तो नहीं रखेंगे, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो हमारी डिप्लोमेसी तो कम से कम वहाँ पर प्रेजेंस उसका होना चाहिए। लेकिन जो तमिल पार्टियां थी उन्होंने सीधे सादे स्वर में कह दिया कि भाई ऐसा है कि आप ठीक है, आप जा रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाएंगे, लेकिन आएंगे तो प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं आएंगे। मतलब एक तरीके का बार्गेनिंग वहां पर था, और फाइनली जो है उस टूर को कैंसिल किया गया। अब इसका आप समझ सकते हैं श्रीलंकाई गवर्नमेंट ने अपने इंसल्ट के रूप में इसको देखा होगा। उसके बाद से तो चाइना का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया श्रीलंका में कि उसको हम आज तक देख रहे हैं कि श्रीलंका और आसपास के इलाकों में चाइना किस तरीके से अपना प्रेजेंस जो है वो मजबूत बना रहा है। तो कई बार ये कोलिएशन पॉलिटिक्स की जो मजबूरियां होती हैं ये गवर्नमेंट को वो काम नहीं करने देती हैं जो वो कर सकती है। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल के कारण से पश्चिम बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन जो हैं वो खराब हुए थे यूपीए गवर्नमेंट में, जबकि यूपीए गवर्नमेंट ने बड़े सक्सेस पाई थी। वहां पर उस वक्त जो है उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं उनसे एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इशू था तीस्ता नदी के वाटर शेयरिंग का मुद्दा और ट्रांजिट रूट का मुद्दा। तो उस मुद्दे पर भी लगभग कन्विंस कर लिया था, लेकिन फिर भी फाइनली जो है यह देखा गया कि वहां पर कोई सलूशन निकल के नहीं आया। तो ये सब कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रही हैं कोलिएशन पॉलिटिक्स की। तो जो फोर्थ फेज स्टार्ट हुआ 2014 के बाद, पहली बार देखा गया कि 25 सालों के बाद हमारे यहाँ कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। यानी वैसे तो अलायंस एनडीए की सरकार थी, लेकिन बीजेपी एक सिंगल पार्टी के रूप में 282 सीट्स के साथ जो है वहां पर आती है, और मेजॉरिटी 272 की होती है। तो इससे क्या फायदा है कि आपका अलायंस आपके साथ रहे या न रहे, आपके सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इस वक्त यहां पर देखा गया कि एक तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट यहां पर बना हुआ है, दूसरा एक बड़ा जो है यहां पर देखा गया एक सीएम को पीएम बनाया गया था। गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो यह उम्मीद की जा रही थी कि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर वो इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकता है कि राज्यों की डिमांड क्या है, क्योंकि इसके पहले जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करता था यूनियन में और स्टेट में चीफ मिनिस्टर गुजरात में मोदी जी रहा करते थे, तो उन्होंने कई बार यूनियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है स्टेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के कामों को वहां पर जो है डिले कराने के लिए, ऑब्स्टेकल क्रिएट करने के लिए कई बार क्रिटिसाइज किया है। तो ऐसे में एक चीफ मिनिस्टर अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है तो आप सोचिए कि जो यहां पर एक्सपेक्टेशन होंगे वो किस तरीके के होंगे। तो एक सीएम जो है वह पीएम की भूमिका में
यहाँ पर देखे जा रहे थे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर बोला जा रहा था कि एक बड़ा चेंज आने वाला है, और ये चेंज देखा भी गया। ये यहाँ पर चेंज देखा भी गया कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है टीम इंडिया का एक कंसेप्ट दिया कि एक टीम इंडिया के रूप में हम जो है यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक टीम इंडिया के रूप में रहेंगे। तो ये टीम इंडिया पर बेस्ड जो है फेडरलिज्म की बात की जाने लगी। इस टीम इंडिया में दो महत्वपूर्ण चीज यहां पर बोली गई। पहला बोला गया कि यहां पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का यहां पर पहला नारा दिया गया इस नई सरकार के द्वारा कि हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। दूसरा यहां पर कहा गया कि अब हम लोगों को हेल्दी कंपटीशन करना है, कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, एक दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस करना है। तो यहां पर कॉम्पिटिटिव जो है यह फेडरलिज्म की भी बात की जाने लगी, यानी इसको बोला जाता है सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद का नारा यहां पर टीम इंडिया के तहत दिया गया कि यहां पर जो है यह परफॉर्मेंस जो स्टेट का है, परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट, राज्यों के प्रदर्शन को बेहतर करना है, और इसके लिए प्रतिस्पर्धा, राज्यों के प्रदर्शन, राज्यों का प्रदर्शन जो है उसको अलग अलग इंडिकेटर में बेहतर करने के लिए हेल्दी कंपटीशन भी करेंगे और यहां पर सहयोग भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें यहां पर कही जाने लगी। अब यहां से सवाल उठता है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है ये क्या होता है और ये कैसे यहां पर देखा जाता है। तो कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है इसका यहां पर जो है कंसेप्ट क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कैसे दिखाई देता है, यहां पर पहले हमें समझना है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल गोल हैं उनको अचीव करने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन पर बेस्ड अगर रिलेशन है तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहां पर है। तो यहां पर जो है यह देखा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल हैं, संवैधानिक लक्ष्यों, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल जो हैं संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह देखा जाता है कि संघ और राज्य में, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में, संघ और राज्य सरकारों में यह देखा जाता है कि यहां संघ और राज्य सरकारों में वह वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन यहां पर देखा जाता है, वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग देखा जाता है। तो व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? तो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल को अचीव करने के लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कोऑपरेशन है उसी को यहां पर हम देखते हैं। तो क्या यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई प्रोविजन है जहां कोऑपरेटिव फेडरलिज्म दिखाई देता है? तो यहां संविधान में जो आधार हैं अगर इनकी बात करें, यानी संविधान में कहां कहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिस है इसका वो कहां कहां पर दिखाई देता है, अगर उसकी बात करें तो यहां पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं आर्टिकल 263 का, जहां पर इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद की बात की गई है, और यह अंतर्राज्यीय परिषद जो है यूनियन और गवर्नमेंट के बीच डायलॉग कल्चर, संवाद संस्कृति के विकास के लिए सबसे मायने रखता है। ये एक डायलॉग कल्चर इवॉल्व यहां डेवलप होता है, दोनों मिलकर वहां पर काम करते हैं। आर्टिकल 279 की बात करें, 279A, तो जिसमें जीएसटी काउंसिल की बात की गई है। जीएसटी काउंसिल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि यूनियन और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन यहां पर होता है। यहां संघ और राज्य मिलकर वह डिसीजन ले रहे होते हैं जो भी टैक्स वगैरह लगाना है। तो सोचिए मिलकर अगर कोई काम कर रहे हैं तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है यहां पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ साथ राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट में जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो भी बताता है कि हमारे यहाँ पर वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है वह भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में दिखाई देता है। आर्टिकल 258 और 258A में हमने जो डेलीगेशन की बात की थी पावर का, तो 258A ये भी जो है हमारे यहाँ पर वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर बताता है। प्रशासनिक शक्तियों का जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का जो है वह डेलीगेट करना। तो यहाँ पर प्रशासनिक शक्तियों का म्यूचुअल जो डेलीगेशन है
वह अपने आप में इसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पर क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। तो ये सब चीजें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रूप में यहाँ पर दिखाई देती हैं। इनके साथ साथ ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए, इसके साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे जोनल काउंसिल यहाँ पर होता है, ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, पूर्वोत्तर परिषद है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, वो भी जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। कॉन्फ्रेंसेस जो चीफ मिनिस्टर्स के होते हैं, सीएम्स के जो सम्मेलन होते हैं, या जो गवर्नर के सम्मेलन होते हैं, सभी गवर्नर के सम्मेलन होते हैं, तो ये सब जो हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जो हैं वह एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। अगर करंट टेंडेंसी की बात करें कि आज कहां पर जो है वह यह दिखाई देता है, वर्तमान में जो है इसकी ट्रेंड कहां पे दिखाई देते हैं, वर्तमान में सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति जो है वो कहां पर दिखाई देती है, अगर इसकी बात करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज कई जगहों पर हमें दिखाई देता है। आज अगर हम देखना चाहें तो पहला कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसने सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म की जगह पर यहां पर डिसेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म को लाने की कोशिश की है। कुछ जगहों पर सेंट्रलाइज्ड ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ जगह जो हैं पहले हम उसको देखेंगे। चैलेंजेस दो अलग चीजें हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चीज क्या है, अभी तक हमारे यहाँ प्लान जो बनता था देश भर में कि कौन सी पॉलिसी कैसे बनेगी, तो प्लानिंग कमीशन का रोल होता था, सारा जो काम होता था प्लानिंग कमीशन करता था। प्लानिंग कमीशन में हमने कहा स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेशन था नहीं, और प्लानिंग कमीशन जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच के साथ काम करता था। लेकिन अब जो है चीजें बदल चुकी हैं। 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग को यह बोला गया है कि वह स्टेट से इनपुट लेकर तब पॉलिसी बनाएगी, यानी कि बॉटम टू टॉप जो है अप्रोच प्लानिंग का वहां पर या पॉलिसी मेकिंग का, उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसलिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जगह पर आज डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यहां पर देखी जा रही है। तो यहां पर जो है यह देखा गया कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है, विकेंद्रीकृत जो है वह योजना की बात की जा रही है। डिसेंट्रलाइज्ड इसको नियोजन प्लानिंग बोलेंगे, विकेंद्रित नियोजन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग देखी जा रही है, और इसके लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। ये नीति आयोग यहां पर लाया गया है, नीति आयोग का गठन किया गया है, और ये योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस योजना आयोग के स्थान पर यहां पर नीति आयोग आया हुआ है। नीति आयोग की सबसे बड़ी खासियत यहां पर क्या है, अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वह नीति आयोग में दिखाई देता है। यहां पर संघ और राज्यों दोनों का प्रतिनिधित्व, यहां पर संघ और राज्य, यूनियन और स्टेट दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। और नीति आयोग जो है वह बॉटम टू टॉप अप्रोच के तरीके से काम करती है। बॉटम टू टॉप जो है दृष्टिकोण इसके पास यहां पर होता है। तो ये एक बड़ा चेंज यहां पर आया है, जो नीति आयोग के रूप में यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है कि जहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री भी नीति आयोग के सदस्य होते हैं। इस वजह से प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। तो पहला तो यहां पर चेंज ये आया हुआ है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज 14th फाइनेंस कमीशन और अब जो है 15th फाइनेंस कमीशन से हम यहां पर देखें तो जो यहां पर यह देखा जा रहा है कि केंद्र के द्वारा राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन में ज्यादा हिस्सेदारी दी जा रही है। तो कर हस्तांतरण में, टैक्स डिवोल्यूशन में, हस्तांतरण में राज्यों को अधिक हिस्सेदारी जो है यहां पर दी गई। राज्यों को अधिक हिस्सेदारी यहां पर, पहले ये हिस्सेदारी हमने कहा 13th फाइनेंस कमीशन तक केवल 32% था। 14th फाइनेंस कमीशन के थ्रू ये बढ़कर 42% यहां पर हो गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा जंप यहां पर माना जाता है। 15th फाइनेंस कमीशन ने इसी को कंटिन्यू रखा है। तो ये अपने आप में 10% का जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये अपने आप में बताता है कि हमारे यहां पर वह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहां पर स्टेब्लिश करने का ही एक यह कोशिश है। तीसरा हमने कहा कि जीएसटी परिषद को भी हम यहां पर देख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल जो है ये अपने आप में जो है यह सबसे बेस्ट मॉडल यहां पर होगा। इसकी वजह क्या है, यानी अब चाहे स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस हों और चाहे यूनियन के इनडायरेक्ट टैक्सेस हों,
ये दोनों टैक्सेस के रेट का डिसीजन जो है, इस पर पॉलिसी जो है, दोनों मिलकर बनाएंगे। जीएसटी काउंसिल में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को वोटिंग राइट दिया गया है और दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। अमूमन देखा जाता है कि राज्यों के विषय पर केंद्र के पास तो कई बार अधिकार मिल जाते हैं कि राज्यों के विषय पर वो काम कर देते हैं, लेकिन अगर केंद्र के मामले में देखें तो आज तक केंद्र के मामलों पर राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो उनके मामलों पर निर्णय लें। लेकिन पहली बार यह देखा जा रहा है जीएसटी काउंसिल के जरिए कि जहां पर यूनियन गवर्नमेंट के भी टैक्स जो हैं उनके रेट के को डिसाइड करने में स्टेट का रोल बढ़ चुका है। यानी पहली बार यह बोला जा रहा है कि हमारे यहां सॉवरेन कौन है, हमारे यहां स्टेट सॉवरेनिटी नहीं है, हमारे यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सॉवरेन है, यानी यूनियन गवर्नमेंट सॉवरेन है। तो पहली बार देखा जा रहा है कि हमारी जो सरकार है वह अपनी सॉवरेनिटी को स्टेट के साथ शेयर कर रही है, यानी कि अपने विषय पर भी उन्हें पॉलिसी बनाने के लिए पार्टिसिपेट करा रही है। इस नए कंसेप्ट को पूल्ड सॉवरेनिटी कहते हैं, यह साझी संप्रभुता है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि पूल्ड सॉवरेनिटी यहां पर देखा जा रहा है। तो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा यह पूल्ड सॉवरेनिटी देखी जा रही है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अपनी संप्रभुता का सरकारों द्वारा जो है वह संयुक्त रूप से यहां पर निर्णय लिए जा रहे हैं, मिलजुल कर निर्णय लिए जा रहे हैं। और यहां पर यह पूल्ड सॉवरेनिटी का एग्जाम्पल जो है यह माना जा रहा, पूल्ड सॉवरेनिटी का यह माना जा रहा है जहां पर इस सेंटर ने जो है यूनियन गवर्नमेंट के जो है वह मामलों में उसकी हिस्सेदारी यहां पर देखी जा रही। केंद्र अपनी संप्रभुता राज्यों के साथ साझा कर रही है, केंद्र अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी जो है राज्यों के साथ साझा कर रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर देखा जा रहा है। अच्छा, ये क्यों बोला जा रहा है कि ऐसा हो रहा है, इसकी वजह क्या है, जीएसटी काउंसिल में क्या क्या होता है? पहली चीज है कि काउंसिल में, परिषद में यह देखा जाता है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होते हैं। परिषद में कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, सहमति आधारित निर्णय को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब यहां पर वोटिंग की जरूरत न पड़े, सब लोग सहमत हों, तो इसको प्रमोट किया जा रहा है कि यहां पर जो है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन हो। ये पहला इनका जो है यहां पर है। दूसरा कि यहां पर एक तो एडजस्टमेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये अकोमोडेशन की बात करता है, केंद्र और राज्य के बीच अकोमोडेशन और डायलॉग कल्चर की बात करता है। जीएसटी काउंसिल की खासियत क्या है? तो यह केंद्र और राज्य के मध्य जो है, केंद्र और राज्य के मध्य यहां पर जो है समायोजन ज्यादा से ज्यादा हो, अकोमोडेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट समायोजन, और डायलॉग कल्चर संवाद संस्कृति का विकास हो। यह जीएसटी काउंसिल का यहां पर ऑब्जेक्टिव होता है। तो यह भी एक अपने आप में यहां पर महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये टीम इंडिया की जो कंसेप्ट है उसको मजबूत करता है। कैसे मजबूत करता है? जीएसटी का नारा क्या है? वन कंट्री, वन एस्पिरेशन एंड वन डिटर्मिनेशन। यानी ये इसका नारा है, वन कंट्री, वन एस्पिरेशन, वन डिटर्मिनेशन, एक देश, एक आकांक्षा, एक निश्चय। ये इसका यहां पर क्या है? थीम है। तो समझिए कि इससे एक टीम इंडिया वाला जो कंसेप्ट है वो यहां पर आ रहा है और जिसे केंद्र और राज्य मिलकर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर जीएसटी जो अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो उसमें जीएसटी के डिफिनीशन दिए गए हैं, जो प्रोसीजर है, वह यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए एक जैसे हैं। यानी जीएसटी का जो डिफिनीशन वगैरह वो दोनों के लिए एक जैसे लाया गया है। तो अधिनियम में परिभाषाएं जो हैं, ये अधिनियम में परिभाषाएं यहां पर जो हैं या प्रक्रियाएं जो हैं वो सब जो हैं एक जैसे यहां पर दिखाई देते हैं, या प्रारूप जो हैं वो सब जो हैं एक समान दिखाई देते हैं। यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए डिफिनीशन, प्रोसीजर और फॉर्मेट वो एक जैसे हैं। एक्ट में जो डिफिनीशन है, प्रोसीजर है, फॉर्मेट है, सेंटर स्टेट दोनों के लिए एक जैसे हैं। तो ये भी आज के समय में जो यहां पर हमारे यहां पर देखा जा रहा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब उसके एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है।
इसके साथ साथ आज एक और नया जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसको हम पैरा डिप्लोमेसी कहते हैं। ये पैरा डिप्लोमेसी जो है, यहां पर एक नया जो है वह देखा जा रहा है। पैरा डिप्लोमेसी बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी यूनियन गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन है, वो उस पर निर्णय लेती है। विदेश नीति किससे क्या संबंध बनाना है, ये भारत सरकार का काम होता है। लेकिन हाल के वर्षों में हमने ये महसूस किया है कि अगर हमें जो है दुनिया के अलग अलग देशों से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, तो उनमें हमारे स्टेट का बड़ा रोल हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में, अगर आपको यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अच्छे रिलेशन, यूएई के साथ बनाने हैं, तो वहां बड़ी संख्या में केरल के लोग वहां देखे जाते हैं और केरल के लोगों का वहां पर काफी इन्फ्लुएंस भी है। तो अगर केरल गवर्नमेंट चाहे तो केरल गवर्नमेंट को हम अगर मौका दे तो केरल गवर्नमेंट वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से उनसे रिलेशन बना सकती है। आपको मालूम होगा कि कनाडा में पंजाबी जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो पंजाब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कनाडा को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इवन आपको मालूम होना चाहिए कि कनाडा की जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, उसमें कई पंजाबी जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा में देखे जाते हैं। तो ये चीजें वहां पर हमें मजबूत करती हैं। मॉरिशस से अगर हमें अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो यूपी बिहार को छोड़ दीजिए। मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, ऐसे बहुत से इलाके हैं, ऐसे बहुत से दुनिया के देश हैं जहां पर भोजपुरी जो लोग हैं या जहां पर जो है नॉर्थ इंडियन लोग हैं, उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। तो वो उनके साथ अच्छे रिलेशन हमारे बनाने में मदद कर सकते हैं। जहां जहां पर जिन जिन स्टेट का, श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो तमिलनाडु को हमें बेहतर करना होगा, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो पश्चिम बंगाल को, और नेपाल के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो यूपी और बिहार को। क्योंकि हमारे यहाँ नेपाल और यूपी और बिहार के लोगों के बीच इंटरनेशनल मैरिजेस होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय शादियां होती हैं। यहाँ लोग बताते हैं दूसरों को कि विदेश में हम शादी करने जा रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ गोरखपुर से शादी निकलती है और सीधे जो है नेपाल पहुंचती है। तो ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं ये कल्चरल लिंकेजेस, ये जो सोसाइटी के बीच लिंकेजेस हैं, उस कंट्री में आपका इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाती हैं। तो ये पहले इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, लेकिन आज फॉरेन पॉलिसी में जो रोल ऑफ स्टेट है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल आपको बता दें कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है वो लगे हुए हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब जो एरिया है, इलाका है, साउथ ईस्ट एशिया का है। नॉर्थ ईस्ट से ही ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अभी जो है असम गवर्नमेंट ने अपने यहाँ एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट बनाया है। एक्ट ईस्ट एक फॉरेन पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, साउथ ईस्ट एशियन के साथ अच्छे रिलेशन के लिए एक्ट ईस्ट इंडिया जो है यह फॉरेन पॉलिसी हम लोगों ने शुरू किया। पहले इसे लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी कहते थे, अब इसे एक्ट ईस्ट फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो असम ने इस चीज को प्रमोट करने के लिए, एक स्टेट ने फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए एक्ट ईस्ट डिपार्टमेंट अपने यहां बनाया है, और जिसके थ्रू वो कोशिश कर रहा है कि असमी लोग जो भी या नॉर्थ ईस्टर्न लोग जो भी जो हैं वह साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में गए हुए हैं, उनके साथ लिंकेजेस बनाकर वहां की गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशन, ताल्लुकात बनाए जाएं। तो ये पैरा डिप्लोमेसी है जहां विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में राज्यों की भूमिका को बढ़ाया जा रहा है। ये सब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब यहीं पर प्रॉब्लम है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सामने चैलेंजेस भी हैं। यहां पर सहकारी संघवाद के सामने चुनौतियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है एकदम स्मूथली चल रहा है, चैलेंजेस भी कई तरीके के यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं? जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर आ रहा है वो प्रॉब्लम देखिए क्या आ रहा है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपनी एजेंसियों के थ्रू अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को पैरालाइज करने की काम करती है। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल, ममता जी से आप बात सुनिए तो उनका कहना है कि भाई जो है सीबीआई के माध्यम से या जो है ईडी के माध्यम से, नार्को जो डिपार्टमेंट है उसको, उसके जरिए तो वो हमारे ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट यही कह रही है, वहां पे शिवसेना की जो सरकार है, एनसीपी और कांग्रेस की, जहां कहीं भी अपोजिशन पार्टी है वो केंद्र पर आरोप लगा रही है कि जानबूझकर उन्हें अनस्टेबल और उन्हें पैरालाइज करने का काम यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है, और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ।
अब इसमें सही और गलत कौन है ये हमको डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर ये आपको मैं डिसीजन करने के लिए छोड़ दूं कि कौन सही है, तो जो आप में से बीजेपी का सपोर्टर होगा वो बीजेपी की बातें करेगा, और जो टीएमसी का और महाराष्ट्र का समर्थक होगा वो वहां की बात करेगा। तो ये चीज यहां पर हम छोड़ देते हैं डिबेट क्या सही है क्या गलत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या दिख रहा है। दिख तो रहा है ना कि कन्फ्लिक्ट है। हम यहां पर अगर सब कुछ अच्छा अच्छा मान ले तो ये कन्फ्लिक्ट कहां जो पश्चिम बंगाल और भारत सरकार के बीच चलता है, जो महाराष्ट्र और भारत सरकार, पंजाब गवर्नमेंट और भारत सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट भारत सरकार, इनके बीच में, या राजस्थान और भारत सरकार, तो यहां पर देखा जा रहा है कि सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। केंद्र राज्य के मध्य संघर्ष जो हैं देखे जा रहे हैं, और यहां पर जो है केंद्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि राज्यों पर वह कंट्रोल चाहती है, और किसके जरिए, तो बोला जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों द्वारा, जैसे यहां पर सीबीआई, ईडी, एनसीबी, इनके जरिए जो है यहां पर बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि यह सेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो यहां पर सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म, ये बोला जा रहा है कि केंद्रीकृत जो है संघवाद है, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म फिर से आ गया है। तो एक बड़ा ट्रांजिशनल फेज हमारे भारत में अभी चल रहा है। अच्छा बुरा एक साथ साथ चल रहा है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बातें भी हो रही हैं यहां पर, और दूसरी तरफ यहां पर जो है सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म भी दिख रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उनका मिसयूज देखा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, और ये तो भाई सही बात है। कई जगहों पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो है मिसयूज तो हुआ ही है। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल अगर यहां पर लिए जाएं, अरुणाचल प्रदेश में वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को वहां के गवर्नर ने हटा दिया, उत्तराखंड में इमरजेंसी लगा दिया, महाराष्ट्र में यहां पर जो है इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, जबकि यहां पर और कोर्ट के बाद कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब कहीं जाकर जो है सरकार का निर्णय बदला। तो ये अपने आप में मिसयूज था। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन, ये सब लगाया गया था, और इस वक्त जो है कोर्ट ने यहां पर फिर जो है चीजों को सही किया था। तो इसके कारण राज्यपाल पर आरोप लग रहा है, राज्यों के राज्यपाल पर आरोप लग रहा है कि राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में, इन तीनों स्टेट में ये बोला गया कि केंद्र के एजेंट के रूप में इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर कर रहा है, निर्वाचित सरकार को अस्थिर कर रहा है, अनस्टेबल यहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को बना रहे हैं। तो ये भी यहां पर आरोप लगाया जा रहा है। और यह देखा गया कि कई राज्यों में, कई स्टेट में वहां पर डिफेक्शन के प्रैक्टिसेस देखे, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई, चुनी हुई सरकार, और वहां पर जो है अचानक गिर गई। तो अब ज्योतिरादित्य जी भले ही अपने पार्टी से नाराज रहे हों और बीजेपी में आ जाएं, लेकिन ये प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं मानी जा सकती हैं कि कोई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वहां पर जो है उसको तोड़ा जाए और वहां से लाया जाए। तो ये टेंडेंसी जो है यहां पर ये बोला जा रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास चूंकि ऐसी मशीनरी है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस वजह से ये अनस्टेबल यहां पर कर रहे हैं। तीसरा यहां पर बोला गया कि कोविड जब आया तो इस दौरान, ये हम बता रहे हैं आज जो नया चैलेंज दिख रहा है, बाकी के चैलेंज तो हमने बताया था ना कि जो गवर्नर का रोल है, जो डिवीजन ऑफ पावर पर उनका ऑब्जेक्शन है, ये सब अगर शुरुआत में सेकंड फेज में आपने याद होगा तो हम लोगों ने इस पर बात किया था कि देखिए क्या क्या चीजें उस वक्त चल रही थी। वहां पर जो है राज्यों द्वारा स्वायत्ता की मांग वो आज भी चल रही है, जैसे ये आज भी बात चल रहा है कि हमें शक्ति विभाजन पर आपत्ति है, हमें अधिक शक्ति चाहिए। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में आज भी यही बात की जा रही है। योजना आयोग नहीं रहा, चलिए एक यहां पर प्लस पॉइंट इनका है, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज पर ऑब्जेक्शन आज भी है।
पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ऑब्जेक्शन आज भी है। तो ये सब चीजें तो कॉमन चल रही है, हम बात कर रहे हैं आज नया क्या हो रहा है जिस पर ऑब्जेक्शन यहां पर जो है वह स्टेट का बना हुआ है। तो कोविड के दौरान कई कानून बनाए गए, और ये जो कानून यहां पर बनाए गए, यहां पर एक और चीज यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा, जब सहकारी संघवाद आप पढ़ रहे थे तो यहां पर पैरा डिप्लोमेसी और कोविड जो है वह जो मैनेजमेंट रहा है, कोविड-19 जो है के प्रबंधन में केंद्र राज्य दोनों ने मिलकर काम किया है। ये यहां दोनों चीजें, यही देखिए कितना कंट्राडिक्शन है। जब कोविड आया तो उस दौरान जो है यहां पर यह देखा गया कि पहले पैंडेमिक एक्ट के थ्रू, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। फर्स्ट वेव जब आया हुआ था, स्टेट ने वहां पर क्रिटिसाइज किया, तो उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हुई, चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलना जुलना, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बेस वहां पर बनना स्टार्ट हुआ। फिर जब सेकेंड वेव आना था उसके पहले यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हेल्थ आपका विषय है, चलिए ठीक है, आप ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं, हम ये आपको डेलीगेट कर सकते हैं। तो यहां पर सेकेंड जो है फेज जब स्टार्ट हुआ तो सारा पावर वहां पर किसको दे दिया गया, वह स्टेट को दे दिया गया। तो फर्स्ट पावर में सेंट्रलाइजेशन देखा गया, सेकेंड पावर में डिसेंट्रलाइजेशन देखा गया, और यही रीजन रहा कि हमारे देश में कोविड का प्रबंधन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया, मतलब जितना जिस स्तर पर, हालांकि ये इतनी बड़ी आपदा थी और इतना अलग तरीके का था कि इस पे बहुत ज्यादा कुछ बोला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया भर के गवर्नमेंट के लिए नया एक्सपीरियंस था, लेकिन इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। इतनी भी इनकैपेबिलिटी नहीं थी, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, लेकिन फिर भी जो है हॉचपॉच जैसा सिचुएशन इस दौरान देखा गया। तो यह देखा गया कि कोविड के दौरान कई एक्ट लाए गए और स्टेट का जो है जो एक से होना चाहिए वो नहीं लिया गया, जैसे आपदा प्रबंधन, जो अधिनियम है, यहां पर फिर इसी दौर में महामारी जो अधिनियम था उसको लाया गया, तो ये भी यहां पर देखा गया कि यह नहीं, यहां पर तो ये भी यहां पर देखा गया, और इसी दौरान कृषि अधिनियम लाया गया, कृषि बिल। इसकी वजह से यह देखा गया कि यह जो है इन्हें माना गया, ये सब कानून माना गया कि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण थे, स्टेट के जुरिस्डिक्शन में अतिक्रमण माना गया, राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के रूप में यहां पर देखा। तो ये भी यहां पर जो है बोला गया कि ये डिसेंट्रलाइजेशन था, हेल्थ एग्रीकल्चर ये सब स्टेट का सब्जेक्ट है, तो यहां पर भी फिर क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सामने डिस्प्यूट बिटवीन अमंग स्टेट्स, राज्यों के मध्य कई तरीके के विवाद चल रहे हैं अलग अलग स्टेट के बीच में। अभी आपने सुना होगा सबसे ताजा विवाद असम और मिजोरम के बीच में। अब आप सोचिए, असम के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर लिख दिया गया मिजोरम में। यह अलग बात है कि फिर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया, उसको विड्रॉ किया, लेकिन इस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं। असम मिजोरम विवाद जो है यहां पर देखा जा सकता है। जो महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, आप सोचिए किस लेवल का वहां पर चल रहा है। तो ये सब यहां पर देखे जा रहे हैं। तो ये सब यहां पर अलग अलग चीजें देखी जा रही हैं जहां पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सामने चैलेंजेस दिख रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन यहां से आएगा, आप इन सब पॉइंट्स के थ्रू आसानी से अपनी बातें रख सकते हैं। अब आइए दूसरा जो यहां पर टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है इसको भी यहां पर जो है बोला जा रहा है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है, यहां पर थोड़ा समझिएगा। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल या डेवलपमेंटल गोल को अचीव करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन की बात की जा रही है। और यह कंपटीशन क्या है, यह परफॉर्मेंस बेस्ड जो है यहां पर कंपटीशन की बात चल रही है। हर स्टेट अपने यहां लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर कर ले,
हर स्टेट अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट को बेहतर कर ले, ये नहीं देखा जाता था। आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी उन स्टेट्स में है जिनके लिए एक फ्रेज बीमारू स्टेट वर्ड यूज किया जाता था। हालांकि ये बीमारू स्टेट वर्ड कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, एक जर्नलिस्ट थे उन्होंने ऐसे ही ये टर्म जो है क्वाइन किया था, लेकिन बड़ा पॉपुलर हुआ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, इस तरीके के, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए। खासकर इसे काऊ बेल्ट भी कहा जाता है, जो नॉर्थ इंडिया का पूरा क्षेत्र है, ये बीमारू स्टेट माना जाता था। सवाल ये था कि ऐसा क्यों हुआ। अगर यहाँ पर इसको देखें तो इसका एक बहुत बड़ा वजह था कि हमारे यहाँ पर जब 90 के डिकेड में ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका बड़ा फायदा साउथ इंडिया के स्टेट ने उठाया। तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, केरला हो, इवन वेस्ट इंडिया में महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, बहुत तेजी के साथ इन सब का डेवलपमेंट हुआ। नॉर्थ इंडिया का वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। पहला जो प्रॉब्लम यहां पर देखा गया था, प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर का। यहां पर अगर हम बात करें जो है कि हम अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो बैकग्राउंड में हम यहां पर देख सकते हैं कि हमारे यहां वह अनइवन जो है डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी रीजनल इम्बैलेंसेस। भारत में क्या देखा जाता है? प्रादेशिक विषमता, रीजनल इम्बैलेंसेस देखे जाते हैं। ये जो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं यहां पर, वो मतलब बहुत से एरिया जो है बहुत पिछड़े हैं, अनेक राज्य पिछड़े हुए हैं, अनेक पिछड़े राज्य, बैकवर्ड क्लास स्टेट, बैकवर्ड जो है स्टेट यहां पर है, जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर पर बहुत नीचे हैं, जो सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर बहुत नीचे हैं। और जब तक इनका विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो दुनिया का 5वां देश है जनसंख्या के हिसाब से। आप समझ रहे हैं इस बात को कि एक अकेला स्टेट इतना पॉपुलेशन रखता है, इतना पॉपुलेशन रखता है जो दुनिया के 5 बड़े देश के पास नहीं, 5 देशों में उसका नाम आ जाता है। तो यहां पर अगर आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश पिछड़ेगा तो पूरा भारत तो अपने आप पिछड़ गया, और अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो पूरा का पूरा भारत आगे बढ़ेगा। तो इसलिए भारत का विकास इन्हीं पर निर्भर है। जो इंडिया का जो डेवलपमेंट है वह इन्हीं पर निर्भर करता, भारत का विकास इनके विकास पर जो है वह टिका हुआ है, इनके विकास पर निर्भर है कि अगर ये डेवलप करते हैं तो होल इंडिया जो है वहां पर डेवलप करेगा। ये बहुत जेन्युइन और बहुत नेचुरल कंक्लूजन निकाला जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रही है अब तक? तो यहां देखिए प्रॉब्लम क्या रही है। प्रॉब्लम रही है पहला, इन स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की, कानून और व्यवस्था। यूपी और बिहार की खासियत देखिए क्या है। आज भी यहां पर देखिए कि पहले एक दौर हुआ करता था जब क्राइम को जो है लोग कहते थे कि अरे मजबूरी में वो अपराधी बन गया। हम हमेशा इस रूप में क्रिमिनल को कभी भी हमने गलत नहीं माना है। हमारी साइकी जो है ये कहती थी क्रिमिनल गलती से बन गए, और इस साइकी ने, इस एक्सक्यूज ने वह अपराध को इतना ग्लैमराइज्ड कर दिया है कि आज जो है वह अपराधी बनना एक शौक है, एक पैशन है। ये मजबूरी नहीं है, ये चॉइस बन चुका है। हर कोई यहां पर जो है वह अपने रुतबे को इस एरिया में जो है बनाए रखने के लिए वो चाहता है कि अगर हम अपराधी बनते हैं तो हमारा रसूख ज्यादा रहेगा, हमारी बातें सुनी जाएंगी। ये मुद्दा अब केवल ये नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिया। ये चीजें बेहद गलत एक्सक्यूज रही हैं, चाहे वह क्राइम रहा हो, चाहे वह नक्सलिज्म रहा हो, चाहे टेररिज्म रहा हो। ये एक्सक्यूज सेट करके हमने इस तरीके के टेंडेंसीज को बढ़ावा दिया है। बहरहाल अभी हम कन्फाइंड रहते हैं यहां पर। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये थी कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में कोई इन्वेस्टर आता था और यहां पर इन्वेस्टमेंट करता था कि चलो एक कंपनी खोलते हैं, अगले दिन उसके पास फोन आ जाता था कि भाई साहब 2 खोखा आप पहुंचा दीजिएगा, 2 पेटी पहुंचा दीजिएगा। बिजनेसमैन के होश उड़ जाते थे। पहले तो वो इस तरीके के टेक्निकल वर्ड को ही नहीं जानता था। वो पूछता है कि भाई 2 खोखा 2 पेटी ये होता क्या है, 2 खोखा 2 पेटी। और वहां जब उसे बताया गया कि 2 खोखा और 2 पेटी का मतलब ये होता है, तो उसने कहा कि भाई हम तो जो है नियम के हिसाब, सरकार को हम टैक्स देते हैं, आपको क्यों देंगे। उन्होंने कहा जिंदा रहना है तो देना पड़ेगा, नहीं तो यहां से जाओ। उन्होंने कहा नहीं, नहीं जाएंगे। उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने कहा कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कीजिए। और वहां शाम को जो है बेटे का तस्वीर बिजनेसमैन के सामने आ गया कि ये जो है स्कूल से बाहर निकला लेकिन घर नहीं पहुंचा है और हमारे पास आ गया है।
अब यहां पर खोखा पेटी देना मजबूरी है, और खोखा पेटी अगर ये देते रहेंगे तो इनका बिजनेस चलने से रहा, और यहां पर इन्वेस्टर जो है वह किसी कीमत पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे। तो उद्योग यहां नहीं पनप पाए, क्योंकि यहां रंगदारी, यहां पर वसूली, यहां पर यह जो क्रिमिनलाइजेशन यहां का था उसने यहां को कमजोर किया। तो पहला जो प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर का यहां पर वह स्टेट के लेवल पर बहुत ज्यादा था। दूसरा प्रॉब्लम यहां पर जो था वह लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ था। लैंड रिफॉर्म हुआ ही नहीं था। यहां प्रॉब्लम था, इन्वेस्टर आया, कोई काम करने जाना है, आपने जमीन खरीदी, आधी जमीनें तो यहां पर डिस्प्यूटेड चल रही हैं, आधी जमीनें पे जो है 10 लोगों का दावा चल रहा है, और ये हमारा जमीन, वो हमारा जमीन। लैंड रिफॉर्म जिसे कहा जाता है, वो लैंड रिफॉर्म, लैंड का जो है रिकॉर्ड वहां पर रखना, कब्जा जो है, अधिकांश जमीनें अगर आप देखेंगे आसपास तो वहां पर कब्जा की हुई, बड़े बड़े लोग जो हैं कब्जा किए हुए। तो लैंड रिफॉर्म जो होना चाहिए वो हुआ नहीं, टैक्स रिफॉर्म हुआ नहीं, कर जो हैं वो इतने ज्यादा कर, मल्टीपल कर वहां पर लगाए जाते हैं भारत जैसे राज्यों में। तो इस वजह से इन्वेस्टर परेशान हो जाता है। अभी एक टैक्स के लिए रिटर्न को फाइल किया, अभी दूसरा कर रहे हैं, अभी तीसरा कर रहे हैं। जीएसटी आने के बाद ये फायदा हुआ कि एक ही बार में सब हो रहा है, खासकर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लेकर। लेकिन इसके बावजूद टैक्सेस का नंबर ऑफ टैक्सेस यहां पर बहुत ज्यादा रहे हैं। यहां पर जो है वह लेबर रिफॉर्म, कि आप जो है अगर आपने कंपनी खोल दी तो अपने कर्मचारियों को क्या, कैसे आपको वहां पर रखना है, क्या करना है। बहुत सी कंपनियां शट डाउन नहीं कर सकती हैं, यानी एग्जिट नहीं कर सकती। एग्जिट जो है यहां पर पॉलिसी नहीं हमारे यहाँ है। मतलब आपने कंपनी खोली, आप घाटे में जा रहे हैं तो आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर बहुत से जो है कर्मचारी मजदूर टिके हुए हैं। तो ऐसे कई तरीके के लेबर लॉ हैं, कई तरीके के जो है टैक्स जो है रिलेटेड लॉ हैं, जो कहीं ना कहीं यहां पर डिमोटिवेट करते हैं। तो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए यहां पर जो है यह बोला गया है। तो यहां पर जो है बोला गया कि ये चीज दूर किया जाए। तो पहला चीज जो है यहां पर, तो इसकी वजह से इंडस्ट्रियल जो है बैकवर्ड, औद्योगिक पिछड़ापन इन क्षेत्रों में कई जगहों पर देखा जाता है। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस यहां पर देखा जाता है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, यहां पर पॉपुलेशन, मदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक जो यहां पर इंडिकेटर्स हैं उनमें बहुत पिछड़े हुए हैं ये सब। तो ये सब बड़े प्रॉब्लम हैं, अगर इनको सॉल्व नहीं किया जाएगा तो देश भी नहीं विकास करेगा, ये तो पिछड़े के पिछड़े रहेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है। और इसमें क्या है, लेथार्जिक, यहां राज्य जो सरकारें 90 के बाद आई, रीजनल पार्टीज आई, चाहे यूपी और बिहार हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, रीजनल पार्टीज आई। और इन रीजनल पार्टीज ने क्या किया, रीजनल पार्टी का मतलब यहां पर सारी पार्टियां मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस तो आई नहीं, और जब बीजेपी भी आई तो उस वक्त वह, उसका जो स्ट्रेचर था वो रीजनल पार्टी जैसा था। सही मायने में नेशनल पार्टी 2014 के बाद बीजेपी बन पाई है, इसके पहले तक ये रीजनल पार्टी की तरीके से ही ट्रीट करती थी। बहरहाल जब यहां पर यह देखा गया कि जो यहां पर जितनी भी पार्टियां आई 90 के बाद स्टेट में, उन लोगों ने पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है प्ले करना शुरू किया। पॉपुलर पॉलिटिक्स का मतलब क्या था, उन्होंने कहा हम आपको चावल दे देंगे, गेहूं दे देंगे, हम आपको बिजली मुफ्त में दे देंगे, हम आपको पानी मुफ्त में दे देंगे, हम आपको सब मुफ्त में दे देंगे। ये फ्री बीज पॉलिटिक्स इसे कहा जाता है। ये फ्री बीज पॉलिटिक्स जो है ये अपीज करता है, ये खुश रखता है कि चलो हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन हमें जो है वह मुफ्त में अनाज नहीं चाहिए, हमें अनाज उत्पादन करने के लिए क्षमता चाहिए। हमें यहां पर मुफ्त में बिजली नहीं चाहिए, बल्कि इतनी आय हमारी होनी चाहिए कि हम बिजली का बिल पे कर सकें। हमें यहां पर वह कोई भी इस तरीके की सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें वो कैपेबिलिटी चाहिए। इस पर जो है कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पिछड़ा हुआ था, सड़कें नहीं, रेलवे नहीं, सारी चीजें। पिछले एक दशक से अगर बात की जाए तो यहां पर धीरे धीरे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर शुरू हुए हैं, जितने भी इस तरीके के स्टेट वहां पर हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर यह माना गया कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है ये क्या चाहती है। तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद जो है वह राज्यों के प्रदर्शन में सुधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में राज्यों के प्रदर्शन में सुधार को लेकर आती, जिससे क्या हो सके,
इससे वो चाहते क्या है? पहला, चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट पर स्टेट की डिपेंडेंसी कम हो, संघ सरकार पर राज्य की निर्भरता कम हो। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? संघ सरकार पर राज्य की निर्भरता कम हो। ठीक, पहली डिपेंडेंसी ऑन यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट का वो कम हो, और सेल्फ कैपेसिटी जो है इनहेंस हो, स्वयं की क्षमता में वृद्धि हो, स्वयं की क्षमता में वृद्धि हो। क्या इसके लिए स्टेट ने काम करना शुरू किया है? बिल्कुल। तो चाहते ये हैं कि स्टेट द्वारा पॉपुलिस्ट पॉलिसीज की बजाय वहां पर वह इनोवेटिव जो है पॉलिसीज लाई जाए, वहां पर प्रोएक्टिव पॉलिसी लाई जाए। तो राज्यों द्वारा प्रोएक्टिव पॉलिसी लाई जाए। कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म देखिए क्या चाहता है? प्रोएक्टिव पॉलिसी, पहलकारी। क्या चाहता है? लोकप्रिय नीतियां नहीं, पॉपुलिस्ट पॉलिसी से क्या होगा? आपका घाटा बढ़ेगा स्टेट का, बल्कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। लोकप्रिय नीतियों के स्थान पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना चाहिए। गुड गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। राज्यों द्वारा किस चीज पे फोकस करना चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो आपके यहां, राज्यों द्वारा सुशासन पर बल देना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि राज्यों द्वारा वह बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डेवलप करना चाहिए, बेहतर निवेश माहौल वहां पर देना चाहिए, कि बाहर के लोग आए और देखें अच्छा टैक्स रिफॉर्म भी हो चुका है, लैंड रिफॉर्म भी हो चुका है, लेबर रिफॉर्म भी हो चुका है, फाइनेंशियल रिफॉर्म भी हो चुका है, ये स्टेट सही है, यहां पे करते हैं। तो बेहतर निवेश माहौल, बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट यहां पर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है यहां पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये सब यहां पर किया जाए। तो जैसे अब क्या अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में यहां पर बेहतर क्या कर रहा है, तो अब आपके पास आंकड़े होने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो जीडीपी के हिसाब से पूरे देश में दूसरा, सेकंड पोजीशन जो है वो यूपी गवर्नमेंट का आया। आपने सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पॉलिसी के बारे में। ये एक बड़ा सही तरीके का यहां पर ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल भी माना जा सकता है। आपने सुना होगा वाइब्रेंट जो है यहां पर जो यूपी इन्वेस्टर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, वैश्विक यूपी का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, वैश्विक निवेश सम्मेलन, कि यहां पर जो है बाहर के इन्वेस्टर आएंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि यूपी में कई जगहों पर कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, हाईवे, रनवे, ये सब बहुत तेजी के साथ बन रहे हैं। सड़कें वगैरह काफी बन रही हैं। सड़कें वगैरह लाइफलाइन होती हैं इकोनॉमी की। अगर एक बार कनेक्टिविटी, जैसे यूपी बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? कनेक्टिविटी, कि इनके पास मार्केट तक जाने का कोई मौका नहीं था। मतलब अगर कोई उद्योग आप प्रतापगढ़ में खोल भी लीजिए, अगर यहाँ आंवला इंडस्ट्री आप खोली भी लीजिए, तो आप कहीं कहाँ जाएंगे? आपके पास बाजार नहीं है। बाजार क्यों नहीं है? सड़कें इतनी खराब है, आना जाना। सड़कें अगर धीरे धीरे बेहतर हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बेहतर हो जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर एग्जाम्पल अगर आपको देना हो, इसकी कमियां भी हैं, तमाम तरीके की खामियां भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको एग्जाम्पल देना हो तो यहां पर जो है इन एग्जाम्पल को दिया जा सकता है। तो यहां पर देखा जा सकता है कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर ये क्या कर रहे हैं? निवेश को आकर्षित, बेहतर निवेश माहौल। मेक इन इंडिया जैसे भारत सरकार चलाती है, उसी तरीके से वैश्विक निवेश सम्मेलन भी हो रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सम्मेलन भी हो रहे हैं। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां पर अभी जो है गुजरात ने जब अपने यहां शुरू किया तो वाइब्रेंट गुजरात बोला उसको, दुनिया को आकर्षित करने के लिए। हरियाणा ने हैपनिंग हरियाणा, सब कुछ यहां बेहतर ही होगा, हैपनिंग हरियाणा थीम दिया अपने यहां। और महाराष्ट्र ने कहा हम तो मैग्नेट हैं, मैग्नेटिक महाराष्ट्र। ये सब क्या है? इसी तरीके से यूपी का जो है इन्वेस्टर समिट हुआ था।
तो हर एक राज्य यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोएक्टिव पॉलिसी बना रहे हैं, गुड गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये सब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के एग्जाम्पल हैं। अगर क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा। दूसरा यहां पर क्या है, राज्यों द्वारा अपनी छवि बेहतर की जा रही है, इमेज में कवर किया जा रहा है, राज्यों द्वारा अपनी छवि बेहतर की जा रही है, ब्रांडिंग की जा रही है। हर एक राज्य जो है अपनी छवि बेहतर करने में लगा हुआ है। तो राज्यों द्वारा यहां पर छवि कैसे बेहतर, जैसे यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, यही तो नारा है। यहां पर यूपी नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इस तरीके की ब्रांडिंग की जा रही है कि भाई ये जो है सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि विभिन्न सूचकांकों में अपनी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर करने की कोशिश की जा रही। विभिन्न राज्यों में अपनी स्थिति जो है, विभिन्न सूचकांकों में जो डिफरेंट इंडेक्स हैं, विभिन्न सूचकांकों में अपनी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर करने का प्रयास चल रहा है, अन्य राज्यों से बेहतर करने का प्रयास चल रहा। तो ये यहां पर जो है देखने को मिलता है। तो यहां पर जो है ये यहां पर जो है देखने को मिल रहा, विभिन्न सूचकांकों में अपनी स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर करने का। तो चाहे वह हेल्थ इंडेक्स हो, अभी आया हुआ था, स्वास्थ्य सूचकांक हो, चाहे वह स्वच्छ भारत पर सूचकांक हो, आपने सुना होगा कि स्वच्छ भारत के लिए भी एक सूचकांक बना हुआ था। स्मार्ट स्वच्छ भारत जो शहर हैं, स्मार्ट जो सिटी हैं, उनके बारे में आपने सुना होगा। तो यहां पर जो है ये सब जो है यहां पर देखे जा रहे हैं। इनके साथ साथ क्या देखा जा रहा है, स्टेट के द्वारा वह यहां पर गुड गवर्नेंस, राज्यों द्वारा गुड गवर्नेंस के लिए, सुशासन के लिए चेन ऑफ रिफॉर्म लाए जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस, फॉर गुड गवर्नेंस चेन ऑफ रिफॉर्म, सुधारों की श्रृंखला शुरू कर दी गई है। हर एक स्टेट वह कई तरीके के रिफॉर्म कर रहा है। जैसे यूपी गवर्नमेंट ये कह सकती है भाई हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत से अपराधी, माफिया, इनकाउंटर वगैरह सब कर दिया, उनके जमीन जब्त कर लिया, ये कर लिया, तो लॉ एंड ऑर्डर के लेवल पे वहां पर क्लेम कर सकते हैं। या वहां पर जो है लेबर रिफॉर्म, फाइनेंस रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, तमाम तरीके की चीजें। तो यहां पर ये सब देखा जा रहा है कि अलग अलग स्टेट जो हैं वह अपने यहाँ अलग अलग तरीके का रिफॉर्म ला रहे हैं। भूमि सुधार हो, वित्त सुधार हो, श्रम सुधार हो, या जो है ई गवर्नेंस हो, श्रम सुधार और ई गवर्नेंस जो है यहां पर, ये सब जो हैं यहां पर देखे जा रहे हैं, ये सबके द्वारा किए जा रहे हैं। तो यहां पर जो है ये सब देखा जा रहा है, वह कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की अगर हम बात करें। लेकिन हमने कहा कि हालांकि यहां पर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के सामने चुनौतियां भी हैं। प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद के सामने जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा देखी जा रही चैलेंजेस यहां पर। ये चैलेंजेस क्या हैं यहां पर एक एक करके देखा जाए तो पहला चैलेंज है कि इंडिया में रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया में रीजनल जो डिस्पैरिटी है अभी भी बहुत ज्यादा है। यहां पर जो है दूसरा, कई बार राज्यों के बीच में राइवरली दिखाई देती है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कंपटीशन की फीलिंग के बजाय हेल्दी कंपटीशन न देके राइवरली देखी जाती है। तो राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा के स्थान पर, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर प्रतिद्वंदिता देखी जाती। और राज्यों की जो क्षमता है अभी कमजोर है।
स्टेट की कैपेसिटी उनको उनके ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। राज्य को केंद्र की सहायता की, सेंट्रल असिस्टेंस की नीड है। सेंट्रल असिस्टेंस, केंद्रीय सहायता की आवश्यकता है। और अभी भी जो है यहां पर डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स जो है, विकासात्मक राजनीति, वह मुख्य चुनावी एजेंडा नहीं बन पाया है। जब तक ये नहीं होगा तब तक परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ चीजें नहीं होंगी। हर बार इलेक्शन जब आएगा तो अंतिम में फिर वो कास्ट और रिलीजन पर ही जाकर टिकेगा। तो आपने देखा कि यूपी गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन पॉलिसी लाई, तो अच्छी बात है, लेकिन पॉपुलेशन पॉलिसी आने के बाद पोलराइजेशन होगा, हिंदू और मुस्लिम वहां पर चीजें जो हैं वहां देखी जाएंगी। अभी आपने सुना होगा कि सेकुलर पार्टी सपा ने जो है वह ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया है, बसपा ने ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया है। कहने को ये सारी चीजें गलत नहीं है, यहां पर सभी के पास अपना अपना जस्टिफिकेशन है, चाहे यूपी गवर्नमेंट की पॉपुलेशन पॉलिसी हो, चाहे इनके ब्राह्मण सम्मेलन हो, हर एक के पास अपना जस्टिफिकेशन यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इन सबको ये लगता है कि अभी भी हम अगर जो है सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम विकास के मुद्दे लेकर जाएंगे कि हमने ये डेवलपमेंट किया, हमने वो डेवलप से अटैच नहीं हो पाएगी। और अपोजिशन को भी ये लगता है कि सरकार की नाकामियों को गिनाने से कुछ नहीं, उनके जनता के सेंटिमेंट। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनता के ऊपर ये सारी चीजें आ जाती हैं कि लोग जो हैं इन मुद्दों पर आसानी से पोलराइज हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? पोलराइजेशन यहां पर हो जाता है। हमने कहा इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, इसी क्लास में बैठे बैठे अभी सरकार की मैं तारीफ करना शुरू कर दूं तो, या मैं सरकार की खुलकर आलोचना करनी शुरू कर दूं तो मेरी क्लास में यहां एक बड़ा डिवीजन दिखाई देगा और वहां मैनेजमेंट के पास फोन पे फोन आने शुरू हो जाएंगे कि किस आदमी को आपने जो है क्लास में बैठा दिया है, वो टीचर कम और पॉलिटिशियन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुद्दा यहां पर यह है कि यह जो पॉलिटिकल जो है डिवीजन में हम बटे हुए हैं, तो हम मेन जो डिस्कोर्स है उससे अपने को भटक जाते हैं कि हम जो है हमारी आइडियोलॉजी, हमारा जो है सोच, वो चीज बटा हुआ है, एंटी गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट, और जबकि यहां पर प्रो पॉलिसी या एंटी पॉलिसी के रूप में यहां पर चीजें होनी चाहिए। तो ये तो था यहां पर जो है हमारा कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव जो यहां पर है। अब आइए एक और चीज यहां पर देखते हैं, और वो है नीति आयोग। क्वेश्चन नीति आयोग पर कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए नीति आयोग को थोड़ा अलग से हम लोग यहां पर देखते हैं। नीति आयोग पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके, जो अभी ऊपर हमने देखा तो सिंपल वहां से क्वेश्चन, वो तो हमने डेवलपमेंट भी बता दिया, और वहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे यहाँ फेडरलिज्म का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, या हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आप क्या समझते हैं और कहां पर दिखाई देता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से क्या समझते हैं, इसकी समीक्षा कीजिए, क्या भारत कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो वहां से 2-3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे जो ऊपर हम लोगों ने बात किया है। अब नीति आयोग के बारे में समझिए, पहले तो इसके बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। अगर नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग पहले योजना आयोग था। नीति आयोग के पूर्व जो है वह कौन हुआ करता था? पहले जो है योजना आयोग यहां पर होती थी। ये योजना आयोग के बारे में पहले समझेंगे और तब नीति आयोग के बारे में समझेंगे। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसे आप कहते हैं, योजना आयोग 1950 में यह गठित किया गया था, इसको सेटअप किया गया था 1950 में। योजना आयोग का जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? ऑब्जेक्टिव था जो फिजिकल एंड जो यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। यहां पर इसका उद्देश्य था कि भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग कैसे किया जाए, देश के विकास में अनुकूलतम प्रयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमल जो यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स, इसका ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग कमीशन का। तो प्लानिंग कमीशन का जो पर्पस था वह मटेरियल जो फिजिकल एंड जो ह्यूमन रिसोर्स था उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन।
इसके लिए इन्होंने क्या काम किया, यानी इनकी रणनीति क्या थी, कैसे ये किया जाए। तो ये जो है एक तरीका हो गया कि आज एक पॉलिसी, कल परसों दूसरे तीसरी। इन्होंने यहां पर प्लान डेवलपमेंट की, हमें जो है रैंडम डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें अगले 5 साल का रोड मैप बना लेना है और टारगेट फिक्स कर लेना है और उसी टारगेट को पाना है। तो यहां से जो है ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएगा। तो इसलिए यहां पर प्लान्ड डेवलपमेंट, नियोजित विकास पर इन लोगों ने बल दिया, नियोजित विकास पर बल यहां पर दिया। तो नियोजित विकास पर बल दिया गया। तो योजना आयोग का काम क्या आया, तो योजना आयोग का कार्य देखिए क्या है, फंक्शन क्या क्या उन्होंने करना शुरू किया। योजना आयोग ने पहला काम किया कि वह योजनाओं, प्लानिंग का फॉर्मुलेशन, यहां पर सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक प्लान जो है, यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं का पहले तो निर्धारण किया। 5 ईयर प्लानिंग, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ 5 ईयर प्लान, पहले इन्होंने ये किया, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण, सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग का यहां पर इन्होंने निर्धारण किया। फिर इन स्कीम का जो है संचालन भी इन्होंने किया, सामाजिक आर्थिक योजनाओं का संचालन, इनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी किया। फिर ये प्लानिंग कमीशन राज्यों को यहां पर ग्रांट इन एड भी देता था, जो डिस्क्रिप्शन वाला था, सहायता अनुदान। भारत में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती थी उनका फॉर्मुलेशन कौन करता था, प्लानिंग कमीशन करता था। जो पीएसयूज जो हैं स्टेब्लिश होने हैं कहां कैसे, उसका सजेशन कौन देता था, प्लानिंग कमीशन देता। सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना का सुझाव। अब प्रॉब्लम था कि इसका बड़ा क्रिटिसिज्म होता था, इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता था, प्लानिंग कमीशन को जो है यहां पर योजना आयोग की आलोचना की जाती थी। इसको क्रिटिसिज्म इसका क्यों किया जाता था, जब ये सब काम अच्छे अच्छे काम थे तो प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ। प्रॉब्लम यहां पर बोली गई पहली कि क्वेश्चन मार्क ऑन लेजिटिमेसी, वैधानिकता पर प्रश्न, कि मतलब ये वैधानिक है भी नहीं, क्योंकि न तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और न ही स्टैच्यूटरी बॉडी, न ही संवैधानिक, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैच्यूटरी बॉडी, न ही संवैधानिक और न ही सांविधिक आयोग। तो न संविधान में लिखा है और न ही कोई संसद के कानून द्वारा बनाया कैसे गया है, एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन, इतना सब कुछ कर रही है केवल कार्यकारी संकल्प से। संसद हम क्यों चाहते हैं कि संसद के द्वारा सब कुछ हो, क्योंकि संसद में पक्ष विपक्ष सब होते हैं, मनमाना नहीं होता है, बहस होता है, बातचीत होता है, तब कोई चीज हम लेकर आते हैं। अब कार्यपालिका अपने मन से एक संकल्प से बना दी तो कार्यपालिका का नियंत्रण रहेगा, कार्यपालिका को कोई कंट्रोल करेगा नहीं। संसद ने बनाया होता तो संसद का कंट्रोल होता। दूसरा, यह बोला जाता था कि यहां पर जो है नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं, राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं था। तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट थे, राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था और राज्यों के लिए निर्णय लेते थे। राज्यों के लिए निर्णय ले रहे हैं लेकिन राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा कंट्राडिक्शन था। सिविल सेवक, यहां पर जो है वह डोमिनेंस था सिविल सेवकों का, तो सिविल सेवकों की यहां पर जो है भूमिका थी। तो इस वजह से एक्सपर्टनेस जो है यहां पर, एक्सपर्टाइज जो है बॉडी नहीं थी, विशेषज्ञ निकाय नहीं बन पाई, विशेषज्ञता की कमी यहां पर देखी गई।
फिर प्रॉब्लम क्या था? फेवरिज्म। प्लानिंग कमीशन पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता था। पक्षपातपूर्ण व्यवहार कैसे करता था कि इस पर कंट्रोल किसका होता था? केंद्र का। तो केंद्र जो है वह राज्यों के साथ पार्टी बेसिस डिस्क्रिमिनेशन करता था। पार्टी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, केंद्र द्वारा राज्यों के साथ दलीय आधार पर, पार्टी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, दलीय आधार पर भेदभाव किया जाता था। किसी को जो है ज्यादा अनुदान, किसी को कम अनुदान, किसी के यहां पीएसयू 4-4 लग रहे हैं, किसी के यहां एक भी नहीं लग रहे हैं। यह फेवरिज्म का आरोप लगता था। फिर यह स्टेट पर कंट्रोल करने का भी प्रयास करता था, राज्यों पर नियंत्रण का प्रयास भी करता था। राज्यों पर नियंत्रण का प्रयास प्लानिंग कमीशन कैसे करता था? असल में जो यह असिस्टेंस देता था या जो यहां पर प्लानिंग कमीशन ग्रांटिंग एड देता था वह कंडीशनल होता था। कंडीशनल होने की वजह से स्टेट को उनकी बातें माननी पड़, पैसा चाहिए तो बात मानिए। अब कई ऐसे कंडीशन होते थे जो स्टेट नहीं मानना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा आप दे दो और हम प्लान अपने यहाँ के हिसाब से बना ले। आपने जो प्लान बनाया है वो हमारे ज्योग्राफी में, हमारे क्लाइमेट में वो उतना फिट नहीं बैठता है, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। प्लानिंग कमीशन कहता था कुछ नहीं, हमने जो बोल दिया है वही आपके यहाँ रहेगा। तो यहां पर यह देखा जाता था कि स्टेट को कंडीशनल एड यानी टाइड एड जिसे कहते हैं, टाइड एड होता था, राज्यों को सशर्त सहायता होता था। टाइड एड जो है यहां पर दिया जाता था और इसीलिए इसको सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मॉडल कहते थे। इसकी सबसे बड़ी आलोचना है कि यह सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, केंद्रीकृत नियोजन, जिसको टॉप टू बॉटम कहते हैं। यह टॉप टू बॉटम के तरीके से काम करता था। तो इसमें स्टेट के इंटरेस्ट वो जो हैं निगलेक्ट कर दिए जाते थे। राज्यों के हितों की उपेक्षा जो है यहां पर हो जाती थी। यह प्रॉब्लम थी और बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम थी प्लानिंग कमीशन के साथ। फिर यह प्रोफेशनल भी नहीं थी, पेशेवर भी नहीं माना जाता था, क्योंकि रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा था। सिविल सर्वेंट हुआ करते थे तो रेड टेपिज्म जो है, लाल फीताशाही यहां पर क्या थी? बहुत ज्यादा, नौकरशाही जिसे कहते हैं। ये आप ऊपर वाले पॉइंट के साथ क्लब करके इसको लिख सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन ने कुछ किया ही नहीं। प्लानिंग कमीशन की वजह से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा, प्लानिंग कमीशन की वजह से एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमें मिला, देश में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुरू हुई, यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी का एक फ्रेमवर्क बना। बहुत चीजें हैं प्लानिंग कमीशन के फेवर में बोलने वाली। आज जिस हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को देख रहे हैं, जिस डेवलपमेंट को हम देख रहे हैं, इसका बेस तो प्लानिंग कमीशन ने ही रखा था। जब कुछ नहीं था हमारे देश में तब प्लानिंग कमीशन आया और उस दौर में एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी की जरूरत भी थी, क्योंकि देश जो है यहाँ पर अलग अलग तरीके से पिछड़ा हुआ था और रिसोर्सेज इतने नहीं थे कि हम सभी स्टेट को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो हमारे लिए जरूरी था कि वहां पर प्रायोरिटी के बेसिस पर काम किया जाए। तो यहां पर ये सब क्रिटिसिज्म यहां पर किया जाता था और प्लानिंग कमीशन जो है वह 90 के बाद अपने में थोड़ा बहुत चेंज लाया। यहां पर 1990 के बाद जो है चेंजेस आए प्लानिंग कमीशन के बाद, और यहां पर देखा जाने लगा कि जो है वह अब कंट्रोलर नहीं, नियंत्रक नहीं, फैसिलिटेटर, कंट्रोलर, फैसिलिटेटर नॉर कंट्रोलर। 90 के बाद फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदायक, यह फैसिलिटेटर के रोल में आ गया, सुविधा प्रदायक के रूप में आ गया। यह जो है यहां पर देखा गया कि बैलेंसर के रूप में आ गया। प्राइवेट सेक्टर आ चुका था तो अब सब कुछ जो है प्लानिंग कमीशन, पहले तो पीएसयूज ही होती थी, अब प्राइवेट सेक्टर तो बैलेंस करना, यह रेगुलेटरी भूमिका में आ गया। विनियामकीय जो है रोल में यहां पर देखा गया। तो कुल मिलाकर 90 के बाद इसने अपने को बदला। इसने जो है यहाँ पर फैसिलिटेटर के रूप में, बैलेंसर के रूप में, रेगुलेटर के रूप में अपना रोल बनाया। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एक हुआ करती थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की भूमिका भी बढ़ गई, जहां राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था। तो एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की भूमिका भी जो है इस दौर में देखी गई।
और यहां पर राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता था, राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में होता था। इसलिए बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो है एकदम फिट हो चुका था, योजना आयोग को खत्म करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है जो भी योजना बनाती थी फाइनल अप्रूवल एनडीसी की लेनी पड़ती थी। एनडीसी में स्टेट होते थे, तो हो तो गया यहां पर सब कुछ। लेकिन प्लानिंग कमीशन का जो हिस्ट्री था वो ऐसा था कि ये चेंजेस भी उसके इमेज को मेकओवर नहीं कर पाए, और इसकी आलोचना जो है लगातार करती रही। और इसी पृष्ठभूमि में यहां पर जो है वह यहां पर जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया। योजना आयोग जो है को समाप्त कर दिया गया। तो ये एक बड़ा यहां पर जो है यह देखा गया। इसकी जगह पे कौन आया? तो नीति आयोग आया। अब आते हैं नीति आयोग के बारे में। ये जो नीति आयोग है इसकी खासियत क्या है? यहां पर नीति आयोग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां पर वह जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व है यहां पर। तो ये नीति आयोग अलग है प्लानिंग कमीशन से। पहली चीज ये थिंक टैंक के रूप में, यह थिंक टैंक के रूप में लाया गया, जैसे कि चाइना में भी एक ऐसा ही बॉडी है। बहुत से लोग कहते हैं वहीं से इंस्पायर्ड तो नहीं है पॉलिसी की। एक हमारे यहां हर देश में ऐसा होता है, एक थिंक टैंक होता है जिसमें एक्सपर्ट होते हैं। पूरे देश का जो सबसे बड़ा हमारा क्वालिटी इंटेलेक्चुअल है हम सब एक जगह बैठा दें और कहें भी देश के बारे में सोचो। वो एनर्जी हम लाते ही नहीं है कि जो स्पोर्ट में सबसे बेहतर लोग हैं, जितने सचिन तेंदुलकर से लेकर जो है अलग अलग फील्ड में जो लोग हैं, सबको एक जगह लेकर आइए, बिठाइए और कहिए कि बताइए हमें कैसे जो है। हमने तो मार्केट बना के प्रोफेशन बना के छोड़ दिया है, लेकिन अगर हम अपने अपने एक्सपर्ट से एडवाइस ले कि कैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक में कैसे मेडल्स लाए जा सकते हैं, एक जुनून एक मिशन वो लाया जाए, वो न जुनून दिखाई देता है न वो मिशन। ओलंपिक की टीम क्या होगी ये तो तब पता चलता है जब वो ओलंपिक जाते हैं। उस दौरान जो है जो ओलंपिक जब नहीं हो रहा है उस दौरान की हमारी जो गतिविधियां जो हमारी तैयारियां हैं हमें पता ही नहीं चलता है कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। तो थिंक टैंक के रूप में जो है ये काम करता है, जहां अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ देखे जाते हैं। यहां अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ यहां पर देखे जाते हैं। ये जो विशेषज्ञ होते हैं ये वहां पर देश के लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग, नेशनल नीड और ग्लोबल सर्कमस्टांसेस, इनको कंसीडर करके पॉलिसीज रिकमेंडेशन देते हैं। दूसरा, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है, सहकारी संघवाद की धारणा। सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को क्यों? क्योंकि नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन से अलग ये इसलिए है कि स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है, राज्यों का प्रतिनिधित्व यहां पर देखा जाता है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव बताया गया इसे इनेबलर माना गया है। स्टेट के लिए इनेबलिंग जो है यहां पर इनेबलर के रूप में देखा गया है कि स्टेट को वह कैपेबल बनाएगा। इसका उद्देश्य जो है वह राज्यों की क्षमता विकास पर बल है। राज्यों को अनुदान देना इसका फोकस नहीं है कि यहां पर पैसा देना इसका काम नहीं है। राज्यों की क्षमता विकास जो है उस पर कैपेबिलिटी जो है अप्रोच से ये काम करता है, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट अप्रोच से। क्षमता विकास पर बल यहां दिया जाता है। इसके लिए दो यहां स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी बनाई गई। नीति आयोग की दो स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती हैं। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का नाम है द इंडिया हब, और दूसरा द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये दोनों यहां पर काम करते हैं। एंड इनोवेशन हब, नई नई चीजें यहां पर बनाई जाती हैं। तीसरा, प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड जो है वह प्लानिंग की बात करता था। नीति आयोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात करता है, विकेंद्रित नियोजन। कैसे? यहां पर बोला जाता है कि डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं एक स्टेट के, वो डिस्ट्रिक्ट का
इनपुट जाता है स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही कई स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने इनपुट, अपनी रिपोर्ट प्लानिंग के रिलेटेड वो भेज देते हैं नीति आयोग के पास। तो नीति आयोग के पास जो इनपुट आते हैं वो निचले स्तर से आते हैं, यानी बॉटम टू टॉप, और तब यहां से पॉलिसी बनती है। ऐसा नहीं कि यहां पॉलिसी बनाकर वो स्टेट और स्टेट से डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाए। तो यहां पर जो है बॉटम टू टॉप जो है अप्रोच से काम होता है। पॉलिसीज जो बनती हैं बॉटम टू टॉप बनती हैं। यहां पर जो पॉलिसी नीति आयोग बनाती है वो राज्यों को सौंपी दी जाती है और राज्यों से कहा जाता है कि आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर दीजिए। ऐसा भी नहीं है कि ये बाध्यकारी है। नीति आयोग जो भी यहां पर जो है नीतियां बनाती हैं राज्य उसमें, तो यह सशर्त नहीं होती हैं। फिर इसका काम एम्पावरमेंट, टूल ऑफ एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में इसको देखा जाता है। सशक्तिकरण के यहां पर उपकरण के रूप में देखने का मतलब क्या है? इसका जो शुरुआत में 2015 में जब आया तो पहला काम दिया गया पॉवर्टी एरेडिकेशन, गरीबी उन्मूलन आपका काम है। यहां पर डिप्राइव्ड क्लासेस का डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन, विकास प्रक्रिया में वंचितों की भागीदारी, वंचित वर्गों की भागीदारी जो है इस पर फोकस किया गया, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल दिया गया, मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया। तो ये नीति आयोग का काम था। लेकिन फिर भी इसके बावजूद नीति आयोग की आलोचना कई कारणों से होती है। नीति आयोग की आलोचना जो है वह कई कारणों से यहां पर होती है, क्योंकि जो सवाल हमने प्लानिंग कमीशन पर उठाए थे वो सवाल तो यहां पर भी उठ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो इसकी लेजिटिमेसी पर है, इसकी भी वैधानिकता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही स्टैच्यूटरी, न संवैधानिक और ना ही सांविधिक। तब क्या है? यह भी एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाया गया है, यह भी कार्यकारी संकल्प द्वारा लाया गया है। तो इसकी जो है यहां पर तो कार्यकारी संकल्प द्वारा लाया गया। फिर दूसरा बोला जा रहा है कि कोई यहां पर फंक्शनल चेंज नहीं आया है, कोई कार्यात्मक बदलाव नहीं है, कोई कार्यात्मक बदलाव, फंक्शनल चेंज नहीं आया। मतलब प्लानिंग कमीशन भी एडवाइजरी था, ये भी एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। नीति आयोग ऐसा नहीं है कि ये नीतियां बनाएगा और नीतियां सरकार मानेगी ही मानेगी। अच्छे से अच्छी नीति बना लीजिए, कोई नहीं मानने वाला है। तो योजना आयोग की भांति ही सलाहकारी है, प्लानिंग कमीशन की तरीके से ही एडवाइजरी रोल है, सलाहकारी भूमिका इसकी है। यहां पर जो है बोला जा रहा है कि इसका फंड अलोकेशन में कोई रोल नहीं है, धन आवंटन में भूमिका नहीं है। प्लानिंग कमीशन का हुआ करता था, और अब जो है जो काम पहले प्लानिंग कमीशन आर्टिकल 282 के तहत जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन दे दिया जाता था, तो सवाल उठा कि अब वो कौन करेगा जब प्लानिंग कमीशन नहीं है। कहा गया नीति आयोग नहीं, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, केंद्र सरकार करेगी। बात तो वही हुई। प्लानिंग कमीशन पे आरोप यही तो लगता था, बिना नियम कायदे के प्लानिंग कमीशन केंद्र सरकार के कहने पे सब कुछ करता था। अब फाइनेंस मिनिस्टर जब करेंगे केंद्र सरकार के, तो सारा अधिकार तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया। तो यहां पर जो है यह देखा गया कि अब वित्त मंत्रालय द्वारा जो है सहायता अनुदान दिया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है, विवेकाधीन अनुदान है, वो यहां पर राज्यों को दिया जाता है। और ये अभी भी फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसकी सिक्योरिटी से पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये भी बोला गया कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद इज इक्वल टू नीति आयोग। तो कोई बड़ा बदलाव तो आया ही नहीं है।
योजना आयोग जो है एनडीसी में राज्य होते थे, योजना आयोग में केंद्र, दोनों मिला दीजिए तो नीति आयोग है। तो ऐसी बातें यहां पर की जा रही। तो ये था हमारा जो है सेंटर स्टेट रिलेशन और इससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो डिस्प्यूट हैं, वो हम लोग यहां पर देख रहे थे, चाहे वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, चाहे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो, या फिर यहां पर जो है हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में भी देखा, हमने नीति आयोग के बारे में भी देखा, हमने यहाँ पर इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम लोगों ने देखा है। अब जो हम लोगों को टॉपिक देखना है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, सिटीजनशिप। ये दो टॉपिक हम लोगों को देखने हैं और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरफ चलना है। लेकिन आज यहीं पे, कल हम लोग बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक उसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कल दोनों टॉपिक हम लोग देखेंगे। थैंक यू।